नमस्कार दोस्तों, सीटेट फ्लाई इन द क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार आप लोगों के लिए आज सीटेट के प्रीवियस ईयर के कुछ मैथ का क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आप लोगों के परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हो सके तो आप अपने कॉपी में या फिर याद हो जाए तो याद करने का कोशिश करें, क्योंकि ये 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो और परीक्षा में आ जाए, तो बहुत ही सावधानी से इसको देखने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का ये क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि नहीं होना चाहिए। ये चीज़ पहले अंडरलाइन कर लेना होगा परीक्षा देने टाइम में। ये टेक्निक भी आप सीखते चलिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो समस्याओं को सटीकता से जवाब देना ये सही है। गणित की भाषा का विकास, इस पर भी ध्यान देंगे। गणित अवधारणाओं को समझना, इस पर भी ध्यान देंगे। तर्क कौशल का विकास, तर्क कौशल का विकास तो होता है, लेकिन इसके आकलन, गणित सीखते वक्त इसके आकलन का ध्यान नहीं रखा जाता है एक शिक्षक के तौर पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणाओं के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। पहला है चित्र बनाना, दूसरा है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, तीसरा है अनुभव प्रदान करना, चौथा है भाषा के माध्यम से समझना। तो इसमें जो है 3 ऑप्शन बताना है उचित देखकर, यानी कि एक ही गलत है इसमें। तो पहला है भाषा के माध्यम से समझना है, तो पहला ये सही है, पहले यही होगा। अनुभव प्रदान करना, दूसरा भी सही होगा। प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, तीसरा भी सही होगा। चित्र बनाना, ये चित्र बनाना लास्ट में होगा। ये क्रमानुसार नीचे से ऊपर की ओर है, तो इसका ऑप्शन जो होगा 4, 3, 2, 1, 4 नंबर ऑप्शन जो है सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 जो है, गणित और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको भी सीरियल वाइज लगाना है। तो इसको कैसे सीरियल वाइज लगाएंगे? पहला है शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, दूसरा है शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, तीसरा है प्रगति रिपोर्ट, चौथा है बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो इसको क्रम से जो है कैसे लगाएंगे? तो कहने का मतलब है कि पहले क्या होगा, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना। पहला जो है ये 2 नंबर पहला हो जाएगा, 2 नंबर जो है पहला हो जाएगा। और उसके बाद होगा शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, ये 1 नंबर। तीसरा हो जाएगा प्रगति रिपोर्ट का विकास, चौथा होगा उसके अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार, यानी कि एक रिजल्ट फीडबैक जो बनाएंगे वो सबसे लास्ट में बनाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन है 2 नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते। नेक्स्ट है, रोमन अंकों का उपयोग आम तौर पर हिंदू अरबिक अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। दूसरा है, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करने गणना करना मुश्किल होता है। तीसरा ऑप्शन है, रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। चौथा ऑप्शन है, रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? 15 का जो है, इसमें रोमन अंक, ये जो ऑप्शन है 2 नंबर, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। शिक्षक अपनी कक्षा
में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? अब अगर इसमें एक और बात आती है, इतना बड़ा अगर लंबा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देख के नहीं डरना है, इसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसका हल निकालना है। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट पॉइंट क्या है? एक शिक्षक अपनी फर्स्ट पॉइंट आपका है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों उनके परिवेश में मौजूद भौतिक गुणों और शब्दों को समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसको अंडरलाइन हम यहाँ से कर लेंगे, शब्दों को समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसके बाद अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का उचित उद्देश्य क्या है? ये दो चीज। तो ये जब हम दो अंडरलाइन कर लेंगे तो इसके नेक्स्ट जाएंगे, अब उसका उद्देश्य पता करेंगे कि आखिर सटीक उद्देश्य ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है। तो इसका सटीक उद्देश्य क्या दिख रहा है वो देखते हैं। पहला ऑप्शन है, यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे के आकारों का परिचय कराती है। दूसरा है, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम सराडस खेलने का आनंद लेते हैं। चौथा ऑप्शन है, यह बच्चों के अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। तो इसमें जो देख लेंगे कि जिसका डिफिनीशन अच्छा से दिया गया है वही उसका आंसर होगा। तो 16 का जो है 4 नंबर ऑप्शन जो है बहुत अच्छे डिफिनीशन के साथ दिया गया है, तो इसका आंसर 4 नंबर ही। क्वेश्चन है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षक द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। गणित में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता होती है दुकानदार की गणित में, ऐसा ये कह रहा है। तो इसका जो 17 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, देखिए दुकानदार जो है गणित में मजबूत होता है, तो इसलिए गणित का इसका जो आंसर बनेगा, गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने के वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षक के द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। बच्चों के साथ इसकी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि उसका गणित जो होता है व्यवहारिक विकल्प के तौर पर लेकर हम बच्चे को समझा सकते हैं। तो चलिए, एक शिक्षक को गणित की कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए? तो इसका ऑप्शन दिया है, कम क्षमता वाले बच्चे के अनुसार कक्षा प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चे को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर। दूसरा ऑप्शन है, एक ही क्षमता वाले बच्चे को एक सामूहिक रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। तीसरा ऑप्शन है, एक ही कक्षा में सभी बालकों को एक साथ समूहित रखकर। चौथा ऑप्शन है, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे को एक साथ सामूहिक रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, आपको जब बच्चों को एक समूह में सिखाना है तो सभी को एक ही प्रकार के प्रश्न को प्रोवाइड करेंगे, और ताकि वो अगर समझना चाहता है तो जो कमज़ोर बालक है वो थोड़ा उससे जो तेज है, जो गणित को अच्छे से कर सकता हो, उस बालक से भी समझ कर और
सीख सकता है, यानी कि एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो इसका 18 का 4 नंबर ऑप्शन जो है ये सही है। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए जाते हैं ताकि वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चे को तैयार किया जाए। दूसरा है गणना के लिए बच्चों को लघु विधि बताई जाए। तीसरा है विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। चौथा है बच्चों द्वारा हासिल किए जाने वाली कक्षावर दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। तो इसका राइट आंसर जो होगा, ये कह रहा है, पहले सवाल को एक बार और देख लेते हैं। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए जाते हैं। सीखने की जो गति है, मतलब सीखने का क्या नतीजा निकलेगा, वो किस लिए विकसित की जाती है। तो परीक्षा के लिए तैयार करना तो होगा नहीं। गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाए, ये भी नहीं होगा। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, इसके लिए भी नहीं होगा। तो बच्चे को जब हम गणित सिखाते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य यही होता है कि बच्चों द्वारा हासिल किए जाने वाली कक्षावर दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों का अन्वेषण के रूप में लगाना। दूसरा है शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल किया जाए। तीसरा है बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। चौथा है बच्चों द्वारा श्याम पट से नकल न करना। तो इसका राइट आंसर जो होगा, क्या करेगा, निम्नलिखित कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। तो बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन जो है ये एक गतिविधि है। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। पहला है समूह बनाना। दूसरा है एक संगता। तीसरा है क्रमबद्धता। चौथा है संख्या नाम आच्छादित रूप से पढ़ाना। तो प्रश्न संख्या का आंसर जो होगा, इसमें क्या कर रहा है, पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका जो पहले के संख्या के रूप में सीखने के लिए जो नहीं है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, एक संगता। एक संगता का नियम तो इसमें प्राइमरी लेवल के बच्चों को सिखाएंगे नहीं। बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुने चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कर सकते हैं। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तीसरा है बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। चौथा ऑप्शन है बच्चा सही कह रहा है, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ये उलझन में ये तो होगा नहीं। आप क्या कर सकते हैं, इसको तो कर नहीं सकते, ये होगा नहीं। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये भी नहीं कर सकते। बच्चा सही कह रहा है, ये भी गलत है। तो जो बच गया वही सही आंसर है, यानी कि 3 नंबर सही आंसर है। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। गणित सीखने के लिए कठिन विषय है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है। हर कोई गणित सीख सकता है। तो दोस्तों इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। इसका 4 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, सब कोई गणित सीख सकता है। गोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुज को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया। पहला है प्रयोगशाला विधि, दूसरा है आगमन विधि, तीसरा है निगमन विधि, चौथा है व्याख्यान विधि। तो
कहने का मतलब कि जब वो त्रिभुज खींच ही दिया तो इसमें पहले तो वो उदाहरण दे दिया, तो जब उदाहरण दे ही दिया तो हम लोग जानते हैं उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि होता है। तो इसमें यही थॉट लगाएंगे कि जिसमें पहले उदाहरण दिया जाए वो आगमन विधि होता है, और पहले जिसमें नियम बताया जाए वो निगमन विधि होता है। तो इसका जो 24 का 2 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, आज आपने जो कुछ भी सीखा इसको ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमको आगे वर्क करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो मैटर ये नहीं करता कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन मेरे को कमेंट और लाइक बिल्कुल कीजिए, क्योंकि ये मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है काम करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे